हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग CUQP 11 2025 के एग्जाम में क्वांट सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उस क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो CUQP 11 में 2025 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे क्वांट सेक्शन से वो 13 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे और जिस पूरे सेशन को आप अच्छे से देखिएगा जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्वांट का जो क्वेश्चंस का नेचर होता है खासकर CUQP 11 में किस तरह का होता है, जिससे आप उसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि नंबर सिस्टम से पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। कोई दो डिजिट्स का नंबर है जिसमें डिजिट्स का जो सम दे रखा है आपका 12 दे रखा है। बात समझ में आई? कह रहा है व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज। अगर डिजिट्स को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो कह रहा है जो नंबर मिलता है जो द नंबर बिकम्स वो 15 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर के दो गुने से 2 टाइम्स से 15 ज्यादा आता है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर क्या होगा, वो ओरिजिनल नंबर क्या है आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे कि हम सॉल्व करेंगे तब आपका एग्जाम में टाइम जाने वाला है। सॉल्व करने का क्या तरीका होता है आप जानते हैं। आप मानेंगे कि यूनिट डिजिट एक्स है, टेंस प्लेस का वाई मानेंगे, उस हिसाब से फिर आप लिखेंगे कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है आपकी 12। फिर आप बोलेंगे अगर टेन मान लेते हैं कि 10 डिजिट आपका एक्स है और यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है वो मान लेते हैं कि वाई है, तो नंबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे 10x+y होगा। तो 10x+y करेंगे नंबर आएगा। फिर कहेंगे ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं अगर डिजिट को उल्टा चेंज कर दिया जाए, यानी y की जगह x हो जाए, x की जगह y हो जाए, तो जो नंबर आएगा वो 10y+x हो जाएगा। कह रहे जो नंबर आता है ये ओरिजिनल नंबर जो 10x+y है इसके दो गुने से 15 ज्यादा है। तब इसको आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। एक्स और वाई में यहाँ पे क्या आएगा, एक्स और वाई में यहाँ पे आपका एक इक्वेशन बनेगा। एक्स वाई में एक इक्वेशन पहले बन चुका है, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालेंगे और फिर एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तब जा करके आपका ओरिजिनल नंबर आएगा। ये एक मेथड हुआ जो मैंने आपको बताया। हालांकि आप जानते हैं जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन को देखते हैं, लेंदी सोल्यूशन पे नहीं जाते ना, उसको मैं बताता हूँ। तो ये वाला जो सोल्यूशन होगा डिटेल सोल्यूशन होगा, लेकिन हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन ये नहीं है, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आसानी से ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऑप्शन से करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। पहला ऑप्शन 39, ऑप्शन को वेरीफाई कर लेंगे। तो क्या दे 39। अगर ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 39 है, मान लेते हैं कि 39 ही आंसर है हमारा। अगर आप डिजिट को चेंज कर देंगे यानी 9 की जगह 3 की प्लेस पे 9 9 आ जाएगा और 9 के प्लेस पे 3 आ जाएगा। जब डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो नंबर मिलके आपको मिलेगा वो 93 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। अबे नंबर 93 हो गया। अब कह रहे हैं ये जो 93 नंबर है वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर के दो गुने से 15 ज्यादा है। ये चेक कर लो, आप वेरीफाई कर लो। अगर ओरिजिनल नंबर 39 है, इसका 2 टाइम्स करेंगे क्या आएगा 78। और 78 में अगर 15 ऐड करेंगे, 15 ज्यादा बोला था ना, तो आप देख पा रहे हैं 93 आ रहा है। और इंटरचेंज करने के बाद भी नंबर 93 है, यानी वेरीफाई हो गया। क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। यानी जो हमारा आंसर होगा वो 39 होगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और ऑप्शन पे जाना है। 39 का मतलब 93। और फिर मैंने जो कंडीशन दे रखी क्वेश्चंस के अंदर कि ओरिजिनल नंबर का 2 टाइम्स से 15 ज्यादा होना चाहिए, ये हमने वेरीफाई कर लिया। 39 का 2 टाइम्स करेंगे 78 आएगा और 15 इसमें हम लोग ऐड किए तो 93 आ रहा है और 93 इंटरचेंज करने के बाद भी नंबर आ रहा है। आंसर वेरीफाई। ये एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है, इसी को आपको करना है। ये वाले सॉल्यूशन पे आपको फोकस नहीं करना है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा था। ये वाला क्वेश्चन पढ़े, क्या कर रहा है, शॉपकीपर है, उसने क्या करे कोई आइटम खरीदा है कितने रुपीज में, 7825 रुपीज में कुछ उसने सामान खरीदा।
पर एंड मार्क, उसको जो मार्क प्राइस किया वो 30% ज्यादा, कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा को उसने मार्क किया। उसके बाद उस पर 20% का डिस्काउंट देकर के उसको सेल कर रहा है। आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे लगेगा। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है सीपी, एमपी और एसपी में। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है कितना है। यहाँ पे दे रखा है 7825, लेकिन 7825 का कोई यूज ही नहीं होने वाला क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अगर एज्यूम कर लें कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 है। ये कंफ्यूज करने के लिए 7825 दे रखा है। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, अगर आप 30% ज्यादा पे मार्क करेंगे तो मार्क प्राइस क्या होगा, 130। अगर 130 आपका मार्क प्राइस हो गया, अब इस पे आपने क्या किया है, इस पे आपने 30% का डिस्काउंट दिया है। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, सॉरी 20% का डिस्काउंट दिया है। 20% का डिस्काउंट का मतलब कितने में सेल कर रहे हैं आप, 80% में। 20, मैं सब बता चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट होता है ये। अगर 20% का डिस्काउंट है यानी मार्क प्राइस का 80% में आप सेल कर रहे हो, तो 130 का 80% निकालेंगे, ओरली लग जाएगा 104। 13 8 104 होता है। यानी 104 में आप जो है इसको सेल कर रहे हो। भाई हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए दो ही चीज की जरूरत पड़ती है, एक सीपी की, एक एसपी की। तो अगर ये आपका सीपी है और सीपी आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100 यूनिट है, और यहाँ पे एसपी आपका अगर 104 है, तो प्रॉफिट परसेंट आसानी से दिख रहा। 100 की चीज है, 104 में आप सेल कर रहे हो, 104 रुपीज में सेल कर रहे हो, तो प्रॉफिट परसेंट तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको कितने का है, 4% का। तो 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसमें ये जो वैल्यू दे रखी थी 7825, इसका कोई भी रोल नहीं था। और जो इस वैल्यू को इस्तेमाल करके लगाना चाहेगा कि 7825 लिखेगा, उस पर 30% का प्राइस हायर करके मार्क करेगा, फिर उसमें 20% डिस्काउंट देगा, तो वो क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। तो एग्जामिनर ने इसीलिए इसको दिया था कि आप इसमें जाकर के इस कॉस्ट प्राइस को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे में आपको काफी टाइम जो चला जाता और आंसर भी नहीं आता। तो इसका कोई रोल ही नहीं था। तो जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होता है कि कैसे निकलता है एसपी और सीपी एमपी में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग आसानी से इस तरह से सॉल्व कर लेते। इसमें कुछ नहीं करना था, सीपी को 100 करके 30% ले गए ऊपर, 130 मार्क किए, 80% निकाल के एसपी निकल आएगा। सीपी 100 है, एसपी 104 है। तो प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट है कि 4%, यानी 4% मेरा आंसर हो जाएगा। 100 की चीज हम 104 में सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपका एसआई और सीआई चैप्टर का है। इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट। 15,000 रुपए आपका सीपी दे रखा है। आपको बताना है कि सीआई में डिफरेंस क्या होगा अगर 8% की रेट है, 1.5 ईयर की बात कर रहा है। और दो कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। एक बार कह रहा है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अगर वो 6 6 महीने पर ब्याज लेता है। और एक बार कह रहा है कि कंपाउंडेड एनुअली। तो जब एनुअली लेगा और जब सेमी एनुअली लेगा, तो दोनों कंडीशनों में जो डिफरेंस आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वही आपको बताना कि कितने रुपए इसका डिफरेंस आएगा सीआई में, ये आपसे। और चूंकि अप्रोक्स में आंसर पूछा है, राउंडेड ऑफ लिख रखा है, देख लीजिएगा यहाँ पे, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं बता आएगा आपका, अप्रोक्स में कौन सा आंसर होगा ये आपको टिक करना है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले पहले हम लोग चलते हैं। पहले उन्होंने क्या कहा, सेमी एनुअली की बात किया है ना। सेमी एनुअली का मतलब अर्धवार्षिक, यानी 6 6 महीने पे ब्याज लग रहा है। तो पहली कंडीशन अगर हम देखें सेमी एनुअली की अगर बात करें, तो ये बताइए आपका जो रेट कितना दे रखा है, आपका 8%। और टाइम दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 1.5 ईयर। तो आप क्वेश्चन तो आप जानते हैं, जब सेमी एनुअल की बात आती है तो आप क्या करते हैं, रेट को हाफ कर देते हैं। रेट क्या कर देंगे, हाफ कर दीजिए। तो रेट जब हाफ करेंगे तो 4% हो जाएगा, और टाइम को 2 गुना कर दीजिए। तो 1.5 ईयर को 2 गुना करेंगे तो टाइम जो हो जाएगा आपका 3 ईयर्स हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है कि 4% की रेट से 3 साल का नेट रेट निकाल लीजिए, तो ये आपका सेमी एनुअल वाला आंसर आ जाएगा। तो 4% के रेट से 3 ईयर्स का नेट रेट क्या होगा, कैसे निकलता है, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा। 3 ईयर्स का नेट रेट का होता है A³ 3A² एंड 3A। ये फॉर्मूला जो पढ़ा होगा SICI की क्लास हमसे किया होगा, तो मैंने ये चीज आपको बताई है कि नेट रेट 3 साल का कैसे निकलता है। तो आप बता, ए क्या है, रेट परसेंट है। तो पहले बताइए, 4 का क्यूब करिए, आप 4 का क्यूब करेंगे तो 64।
2 डिजिट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 3 इंटू 4 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर का मतलब 4 4 16, इंटू 3 करेंगे 48, ये आ गया। और 4 3 12, और यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो 12.4864% जो आएगा वो नेट रेट आ जाएगा। यहाँ पे निकल के आ जाएगा, इतना परसेंट इंटरेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा प्रिंसिपल का। ये नेट रेट नहीं, 12.4864% आपको नेट रेट लगेगा, इतना परसेंट प्रिंसिपल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब हम आते हैं, अगर हम एनुअली की बात करें, दूसरी कंडीशन आपके एनुअली दे रखा था, ये तो सेमी एनुअली हो गया। तो दूसरे में क्या कह रहा है, 1.5 साल की बात कर रहा है। तो पहले साल जो ब्याज दे रहा है 8%, यहाँ पे भी नेट रेट निकाल लीजिए। दूसरे साल क्या हो रहा है, 8% लगेगा। दूसरे साल देखिए, दूसरा साल कंप्लीट नहीं है, आधा महीना है, सिर्फ 6 महीना, हाफ ईयर लिखा हुआ, 1.5 साल है। तो पहले साल तो 8%, हाफ ईयर जैसे होगा, तो जो कि 12 मंथ का रेट 8% है, तो 6 महीने का जो रेट होगा वो 4% हो जाएगा, सीधा हाफ हो जाएगा। तो हाफ ईयर का जो नेट रेट रेट निकलेगा, जो ब्याज लगेगा, वो 4% होगा। अब आप जानते हैं सीआई में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, 8% लगेगा, 4%, 4% के अलावा ये जो पहले 8% है ना, इस पर भी 4% देना पड़ेगा आपको, अगर आपने पढ़ रखा ट्री मेथड वाला। तो 8% पे जब 4% निकालेंगे तो 0.32 आएगा। तो मिला करके 8 + 8 + 4 + 3 0.32 करेंगे, तो मिला के हमारा यहाँ पे जो नेट परसेंट आएगा ये 12.32% आएगा। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x + y, x y/100, यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। 8 + 4 + 8 × 4/100, तो यहां से भी निकालेंगे तो 12.32% आएगा। तो आप देख पा रहे, जब आप एनुअली लगाते हो तो इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड आपको 12.32%। जब सेमी एनुअली करते हैं तो हमें 12.4864% मिलता है। इन्हीं का पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का आएगा। तो 12.4864 एंड 12.32% में जो डिफरेंस है, सीधे सीधे दिख रहा है, 12 12 कैंसिल होगा, 1600, देखिए 3200, और मैं अगर कहूँ 4864 में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे "अब सर 1664", यानी जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0 कितने डिफरेंस आ जाएगा, 0 देखिए, हाँ, देख लीजिए, 0.1664, 0.1664 का डिफरेंस आएगा परसेंट का। अब इतने का डिफरेंस आया है, प्रिंसिपल आपका 15,000 है, तो ये आपका अमाउंट पूछा था। तो 15,000 का 0.1664% निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो बचा है, डेसिमल यहाँ पे खसक के आ जाएगा, हो जाएगा आपका 1.664 इंटू 15। अब आप एक ही लाइन, अगर आप 1.6 पे फोकस कर पा रहे हैं, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। और 24 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि आंसर किसके करीब में आएगा, अप्रोक्स में अगर लाएंगे तो 25 के करीब में आएगा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन का यूज होगा, तो 25 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1.664 का जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख पाओगे 24.9 के करीब में जा रहा है। ठीक है। तो 24.9 जो होगा 25 के, राउंड अप करेंगे तो 25 आएगा। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें नेट रेट निकालना है, कैसे निकलेगी, मैंने सेमिनली की बताया कैसे निकलता है, फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल जाएगा। और 8 + 4, 8 का 4% करके 12.32, तुरंत डिफरेंस निकाला, तुरंत आंसर कर देंगे। 15 सेकंड का क्वेश्चन था, 15 से 20 सेकंड, जिसको आपको जिनको ये सारे कॉन्सेप्ट पता थे वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते। आई थिंक आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन देखिए, आपका दे रखा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि 10 मैन है को डिवाइड करना है 2 ग्रुप में, एक 4 मैन का होगा, 6 मैन। तो कितने तरीके से हो कर सकते हैं इसको डिवाइड। तो भाई 10 में से हमें कितना चूज करना है, 10 मैन में से हम सबसे पहले 4 का ग्रुप बनाएंगे, 10C4। उसके बाद 10 में से 4 ले लिए, तो बचा कितना, 6 मैन बचे हैं, और 6 में से 6 को चूज कर लीजिए। तो 10C4 × 6C6, इसी को सॉल्व करना है। 10C4 क्या होता है, आप जानते हैं, फैक्टोरियल 10/4,
पूरा डिटेल में कर देता हूँ, हालांकि आसान है ये। 10/4 फैक्टोरियल, और 10 में से 4 जाएगा 6 फैक्टोरियल, और 6 की वैल्यू आप जानते हैं, NCN की वैल्यू 1 होती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताया गया है। इसी को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, जो 10 × 9 × 8 × 7 और 6 फैक्टोरियल ऐसे रहने देंगे। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, 4 × 3 × 2 × 1 यानी 424, और 6 फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 8 3 जा जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा। 10 × 3 करेंगे तो आपका 30, और 30 × 7 करेंगे तो कुल मिलाकर के मेरा जो आंसर आ जाएगा 210। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन था, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे, कह रहा व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 12 एंड 15 लीव्स 1 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। अब ये क्वेश्चन मैंने बार बार आपको बताया है क्लास में कि जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को आसानी से टैकल करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कह रहा है अगर उसको 7 से डिवाइड करें तब भी एक रिमाइंडर आता है, अगर उसको 12 से डिवाइड करें तब भी एक रिमाइंडर आता है, और जब 15 से डिवाइड करते हैं तब भी एक रिमाइंडर आता है। वैसे चारों नंबरों में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 7, 12 या 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए। हम इसका उल्टा सोच लें, अगर रिमाइंडर जो 1 आ रहा है, अगर उसको 1 को माइनस कर दिया जाए उस नंबर में से तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। यानी अगर 419 में से एक माइनस कर दें, या इसमें से एक माइनस कर दें, या इसमें से एक माइनस कर दें, चारों ऑप्शन में हमारे तो कोई भी आंसर हो सकता है ना इसमें। अगर इसमें से आप चेक कर लीजिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर एक माइनस कर दिया जाए तो 7 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, उसको 12 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो 15 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 15 की डिविजिबिलिटी आसान है, 15 से डिवाइड होने के लिए 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, साथ साथ 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आप ये चेक करिए कि एक माइनस करने के बाद ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 5 से डिवाइड हो रहा है, 15 मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है। और 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए या तो 0 हो या तो 5 हो। तो पहले ऑप्शन में जो यूनिट डिजिट आ रहा है देख पा रहे हैं, यूनिट डिजिट 9 में से एक जाएगा, 8 आएगा। ये तो नहीं आंसर हो सकता, 8 क्योंकि 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 8 से 5 डिवाइड नहीं होगा। 3 देखिए वहां पे यूनिट डिजिट 2 आएगा, 3 में से 1 जाएगा, ये भी देखिए 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये 5 से जब डिवाइड नहीं हो तो 15 से कहाँ से डिवाइड होगा। 421 में से जब 1 माइनस करेंगे तो लास्ट डिजिट देख रहे हैं 0 आ रहा है, यानी ये 5 से डिवाइड होगा। तो जाहिर सी बात है, तो हम ऑप्शन कौन, अब ये वाला देखिए 9 में से 1 जाएगा, इसका लास्ट डिजिट 8 आएगा, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर टिक कर दूंगा, ऑप्शन बी आंसर। सिर्फ इतना करना था, एक माइनस करके 5 की डिविजिबिलिटी 5 की चेक कर लीजिए, आंसर कर दीजिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, 421 को आप चाहे 7 से डिवाइड करिए, चाहे 12 से, चाहे 15 से, आप हर एक केस में देखेंगे कि रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे आसानी से। अगर आप कोई कहते सर अगर मान लो एक ऑप्शन और होता, उसमें अगर मान ले 0 ना था तो क्या करते हम, 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, एक माइनस करके देखते 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 5 की मान ले 0 कोई और तो हम फिर 12 में 3 पाया जाता, हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते। हमारे पास कई ऑप्शन था, सबसे पहले हमने 5 किस लिए चेक की, किसमें 0 आता है, 0 किसी में दिख नहीं रहा सिवाय एक ऑप्शन में, तो डायरेक्ट टिक कर दिया मैंने। तो मैंने अगर ऐसा ऑप्शन होता जिसमें लास्ट डिजिट 0 आता है, कोई और ऑप्शन होता तो मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक करता, फिर मैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक करता। मेरे पास कई ऑप्शन है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग जो है इसी तरीके से करते हैं, रिमाइंडर को माइनस करके फिर हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक आर्टिकल है, उसको कुछ प्राइस पे हम लोग खरीदा जाता है और 10% के प्रॉफिट को उसे सेल किया जाता है। ए ने क्या किया, समथिंग कोई कॉस्ट रहा होगा, उसने खरीदा और 10% के प्रॉफिट में सेल कर दिया। बी ने क्या किया, उसी आर्टिकल को 10% कम दाम में, जिसे ए ने जितने में खरीदा था उससे 10% कम के प्राइस पे खरीदा, और उसने क्या किया, खरीदा एंड सोल्ड कर दिया 18 रुपए कम में। ए ने जितने में सेल किया था उससे 18 रुपीज कम में सेल कर दिया बी ने। तो कह रहा है बी का जो है गेन परसेंटेज जो है, कह रहा है कि बी को कह रहा है कि 20% का अगर गेन हुआ है तो आपको बताना है
कि बी ने उस आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा था। अभी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए जाएंगे, जो मैं बताऊंगा ना तभी आप अच्छे से समझ जाएंगे क्या कह रहा है। देखिए, ए ने कितने रुपए में खरीदा हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं ए का कॉस्ट जो है 100 रुपीज है, ए का कॉस्ट 100 रुपीज है। ए ने क्या किया, 10% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया है। 10% प्रॉफिट मतलब ए ने जो सेल किया होगा 10% का प्रॉफिट माने 110 में सेल कर दिया। ये तो ए की बात रही। बी की बारे में क्या कह रहा है, बी ने इससे 10% कम में खरीदा है। 10%, 100 से 10% कम कर दीजिए, यानी 100 में से 10 कम कर देंगे तो 90 में खरीदा। इनका सीपी 90 हुआ, ये बी का सीपी है। और उनको 20% का कह रहे हैं गेन हुआ है। 20% का गेन का मतलब कि 120%, 90 का 120% करेंगे तो डायरेक्ट 108 लिख दीजिए। ऐसे भी 20% 90 का निकालेंगे तो 1/5 यानी 18 रुपीज का गेन हो जाएगा। तो 90 में 18 ऐड करोगे तो 108, यानी जो बी है वो उसको 108 में सेल कर रहा है। और एक कंडीशन दे रखी है, ए ने 110 में सेल किया, बी ने 108 में सेल किया। और कह रहा है कि बी ने ए से, अगर मैं कहूं कि बी ए से कितने कम में सेल कर रहा है, ए कर रहा 110, बी कर रहा 108, तो ए जो बी जो है ए से 2 यूनिट, सिर्फ देखिए 108 110 है, तो 2 यूनिट कम में सेल कर रहा है बी। और क्वेश्चंस के अंदर जो दे रखा है बोला कि 18 रुपए कम में सेल कर रहा है। यूनिट में 2 यूनिट कम सेल कर रहा है, रुपीज में 18 है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का डिफरेंस सेलिंग प्राइस का कितना रहा, 2 यूनिट। और क्वेश्चंस में जो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है रुपए में 18 रुपीज दे रखा है, यानी 18 रुपीज दे रखा है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 18 है। तो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी है 90 यूनिट। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आएगी। तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 × 9 करेंगे तो 810 रुपीज आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं था, तो 2 लाइन में मेरा आंसर हो जाता। तो 810 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप क्वेश्चंस को समझ गए होंगे, कुछ नहीं था। ए ने 100 में खरीदा, 10% के प्रॉफिट में सेल किया 110। बी ने 10% कम में खरीदा, 90 में खरीदा, 20% का गेन है यानी 108 में सेल कर रहा है। ए और बी के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है 2 यूनिट का, क्वेश्चन में दे रखा 18 रुपए का डिफरेंस है। तो दो की वैल्यू 18 हो गई, एक की 9, 90 की आ जाएगी 810। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ए जो है बी से 50% ज्यादा है और बी जो है सी से 25% लेस है। तो ए और सी का रेशियो बताइए। इजी क्वेश्चन है, तीन चीजें दे रखी, ए बी और सी। अगर हम कहें कि सी आपका 100 है तो बी कितना है, इससे 25% कम है। साफ साफ ले, बी इज लेस देन सी बाय 25%, यानी बी आपका 75 है। और ए जो है 50% ज्यादा है बी से, तो बी है 75, ए जो है बी से 50% ज्यादा। तो 70 का 50% माने क्या, आधा। तो 75 का आधा क्या होगा, 37.5 ज्यादा है। तो ए कितना होगा, 75 प्लस 75 का 50% यानी 37.5। तो 75 में 37.5 ऐड करेंगे तो 112.5 हो जाएगा ए का। और ए और सी में रेशियो बताना है। अब आपको देखिए यहीं पर डायरेक्ट दिख जाना चाहिए कि 112, अगर आप देख पा रहे हैं इनका जो डिजिट का सम आ रहा है वो 9 आ रहा है, यानी ये 9 का मल्टीपल है। इसमें 9 नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो होगा उसमें ए की जो वैल्यू होगी वो 9 होनी चाहिए, और 9 यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं बिना कुछ कट किए डायरेक्ट मैं देख लूंगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक लाइन भी नहीं लिखनी, आंसर कर देना है। इसमें क्या मिल रहा है, 9। तो रेशियो में भी आपका 9 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 9 इसमें है ही नहीं। तो 9 रेशियो में पहले वाले में आएगा, तो 9 आंसर हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, डेसिमल हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको ए और सी का रेशियो निकालना है ना, ए और सी का। ए आपका है 112.5, ये आपका है 100। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 25 से कैंसिल कर देंगे तो 25 9 जा और 25 8 जा। इस तरह से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, हालांकि करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट सॉल्यूशन ये कहता है कि ए वाला जो रेशियो है वो 9 का मल्टीपल है, और सी में 9 कहीं भी नहीं है क्योंकि 100 है। तो रेशियो में ए का जो वैल्यू होगी वो 900% आएगा।
तो 9 देख करके आंसर कर देंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, बाकी सॉल्व तो आप ऐसे ही करेंगे ही। तो मैं वो भी चीजें बताऊंगा जहां पे आपको स्क्रीन पे देख करके आंसर कैसे करना है। तो छोटी छोटी चीजें मैं हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या कहता है आपसे क्वेश्चन, जरा पढ़िएगा। कह रहा है ए ने 7/10 ऑफ द वर्क कंप्लीट इन 15 डेज। अगर 10 काम है तो उसमें से 7 काम को करने में उसको 15 दिन लगते हैं। तो कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क जो है उसको करने में कह रहा एंड देन द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 5 डेज। ये क्या करता है, जो बचा हुआ काम है वो बी की हेल्प के साथ हेल्प ले करके वो 5 डेज में कंप्लीट करता है। आपको बताना है कि इन हाउ मेनी डेज ए और बी जो है उस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे, ये आपको बताना है। 7/10 काम को करने में अगर 15 दिन लगते हैं ए को, तो पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा ये आपसे पूछेगा। ए को कंप्लीट काम वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। अगर 7/10 काम कर को 15 दिन लगता है तो ये तो बहुत आसान होता है। 7/10 वर्क अगर 15 दिन में है तो कंप्लीट वर्क करने में कितना दिन लगेगा। आप जानते हैं 10 का मल्टीप्लाई करिए, 15 10 जा 150/7। तो 150/7 डेज में ये जो है पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। अच्छा 7/10, 10 में से 7 काम 15 दिन में, तो रिमेनिंग काम कितना बचा। 10 में से 7 तो कंप्लीट हो गया, तो 10 में से 3 आपका बच जाएगा रिमेनिंग काम। और इस रिमेनिंग काम को ए और बी दोनों करते हैं कितने दिन में, 5 डेज में। तो अगर 3/10 काम को 5 डेज में करते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। 10 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 × 5 50 और बाई 3 यानी 50/3 डेज में पूरा काम कंप्लीट होगा। और आप जानते हैं ये जो रिमेनिंग वर्क था ए और बी मिलके किए थे वो कितने दिन में कर रहे हैं, 50/3 डेज में। अगर आपको आप क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 150/7 और 50/3 का एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो न्यूमरेटर यानी 150 और 50 का जब एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा, और डिनोमिनेटर का 7 में कोई कॉमन है नहीं, जिसका एचसीएफ 1 आएगा। तो ऊपर का एलसीएम 150, नीचे का एचसीएफ 1, तो 150/1 करेंगे तो 150 ही होगा। तो यानी कि 150/7 और 50/3 का जो एलसीएम आएगा वो 150 आएगा। यही 150 हमारा टोटल वर्क होगा। आप टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़े हैं तो एलसीएम ही तो टोटल वर्क होता है। अगर आपको एक की एफिशिएंसी निकालनी है तो 150 को 150/7 से डिवाइड करेंगे, 7 ऊपर जाएगा 150 नीचे आएगा, तो 150 150 कैंसिल हो जाएगा। यहां से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 7। इसी तरीके से अगर हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी होगी तो 150 को डिवाइड करेंगे 50/3 से, 3 ऊपर जाएगा 50 नीचे रहेगा, तो 50 ऐसे जाएगा। देखिए 150 को जब 50/3 से डिवाइड करेंगे, 3 ऊपर जाएगा 50 नीचे रहेगा, 50 से 150 कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, और 3 3 करेंगे मल्टीप्लाई, यहां से आ जाएगा 9। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 9 आएगी, ए की इफिशियंसी 7 आएगी। तो मैं कहूं बी की इफिशियंसी बताइए कितनी होगी। अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी मिलाकर 9 है, ए 7 है, तो बी कितना है, 9 में से 7 चला जाएगा, तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी 2। तो बी की इफिशियंसी 2 यूनिट पर यूनिट डे है, ए की इफिशियंसी 7 है, कुल काम आपका 150 है, टाइम निकालना है तो आसानी से टाइम निकाल लेंगे, कुछ करना नहीं है। टाइम कितना लगेगा और बी को करने में, टोटल वर्क यानी 150 डिवाइडेड बाई ए और बी की इफिशियंसी, ए की 7 बी की 2, 7 + 2 करेंगे 9, तो 150/9 इसी को सॉल्व करना, 3 से कैंसिल करेंगे 50/3 आएगा, और 50/3 का मतलब 16 2/3 डेज मेरा आंसर हो जाएगा। डिवाइड कर लेना, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, 7/10 वर्क करने 15 दिन, तो पूरा काम करने 150/7 डेज। रिमेनिंग वन कितना होगा, 3/10। 3/10 करने में अगर 5 डेज लगता है तो पूरे काम को करने में 50/3 डेज लग जाएगा। ए को 1 तो ए का लग रहा 150/7 और ए और बी को मिला करके लग रहा 50/3। दोनों का एलसीएम लेंगे 150, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे ए की और ए प्लस बी की, तो बी की निकालेंगे 9 में से 7 चला जाएगा 2। ए की एफिशिएंसी पता, बी की पता, टोटल वर्क पता, नंबर ऑफ डेज आसानी से निकाल लेंगे, टोटल वर्क अपॉन ए प्लस बी की एफिशिएंसी। तो 150/9 इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो 16 2/3 डेज मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कि 6 मीटर लॉन्ग कॉर्ड ऑफ सर्कल, जो कि सेंटर से कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है,
तो बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल फ्रॉम द सेंटर। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर क्वेश्चन समझिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे क्लास में भी कराए गए और लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगर आप लोग PYQ वगैरह देख रहे होंगे तो वहां पर इस टाइप क्वेश्चन आपको दिखने को मिल रहे होंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका फिर से देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन देखिए, सर्कल है आपका। अब देखिए मान लेते हैं सेंटर है ये, अभी आपका सेंटर है। अब सेंटर से देखिए दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड देखिए ये आपकी है और एक का ये 6 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड है, ये आपकी 8 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड है। ये जो 6 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड आपकी है, देखिए यहां से इसको जब आप मिलाएंगे, ये सेंटर आपका है और सेंटर से यहां जब मिलाएंगे तो रेडियस होती है, ये क्या होती है आपकी, रेडियस ऑफ सर्कल होती है। ये दोनों देखिए लेंथ आपस में बराबर दिख नहीं रहा, लेकिन देखिए सर्कल सही से बना नहीं है। तो अगर मैं इसको बोलूं O, इसको बोलूं A, अगर ये बोलूं यहाँ पे B, अगर मैं इसको बोलूं M, तो ये जो AM है ना, AMB, ये आपस में बराबर होंगी। तो बराबर कितनी, कॉर्ड की लेंथ कितनी देर की, 6 सेंटीमीटर, यानी ये 3 3 3 हो जाएगा। और डिस्टेंस सेंटर से दे रखी यानी OM की जो लंबाई दे रखी है वो आपकी दे रखी है 4। तो मिला जुला कर मैं अगर अलग से फिगर बना देता हूँ, ये आपका सेंटर O है, ये आपका A है और ये आपका M है, ये आपका 4 है, OM आपका दे रखा है 3। तो 4 3 के साथ ट्रिपलेट आप जानते हैं, ये OA की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5। भाई अब पाइथागोरस थ्योरम से लगा दीजिए, या तो अगर पूछे कोई, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें OM 3 है, AM 4 है, तो OA कितना होगा, ट्रिपलेट आप जानते हैं 3 4 के साथ 5 बनता है। यानी रेडियस आपकी ये जो आ जाएगी आपकी, वो 5 आ जाएगी, यानी OA 5 आ जाएगी। अगर हम सेकंड कॉर्ड की बात करें, मान लेते हैं CD सेकंड कॉर्ड है जो कि लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो होगा ना, ये वाला, ये आपस में बराबर होंगे 4 4। अगर मैं इसको N मानता हूं तो आप देख लेंगे NC, देखिए यहां से और यहां से NC जो है ये 4 है। मैं अलग से फिगर बना भी बता दे रहा हूँ। देखिए अब दो वाली बात आ रही है, CD की बात आ रही है, C हो गया, ये मान लेते हैं N है, ये आपका O है। देखिए OC भी रेडियस है और OA भी रेडियस है, अगर ये OA 5 है तो OC भी 5 होगा। अब CN आप देख पा रहे हैं ये 4 है, अब जो कि हाफ हाफ कर देगा, 8 सेंटीमीटर होगा, तो CN और ND हाफ हाफ हो जाएंगे। तो यानी CN 4 होगा, ये 5 है, तो फिर ट्रिपलेट लगाइए। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, 5 4 के साथ ये ट्रिपलेट बनता है 3। यही आपसे ON पूछा था, सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, ये ON कितनी हो जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। इसमें तो पेन ही नहीं चलाना था, डायरेक्ट करके आपको लगा देना चाहिए। तो D ऑप्शन राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना है, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको एक बोलेंगे सर हमको नहीं मालूम 3 4 से 5 कैसे आता है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने पढ़ रखी होगी, यानी OA का जो स्क्वायर होता है वो OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, यहाँ से आप फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेंगे, तभी आप जो है साइड यहाँ पे निकाल ले जाएंगे राइट एंड ट्रायंगल में। आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इजी क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं, ट्रिपलेट का पूरा कमाल था, आसानी से आंसर आ गया। अब चलते हैं 15 है, वाला क्वेश्चन देखिए, रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, इसमें कह रहा है कि 15:20 यानी 15/225 कह रहा है इक्वल है, प्रपोर्शन का साइन दे रखा है, इक्वल 35/x। अगर यहां से आप कैंसिल करते हैं तो 15 1 जा 15 और 15 का स्क्वायर होता है, यहाँ नीचे आएगा 15। तो 1/15 की वैल्यू 35/x है, तो अगर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 × 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ तो 1 आएगा ना, तो 1 × x करेंगे x आएगा, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 में तो 525 आएगा, कितना आ जाएगा, 525 आ गया, यानी 525 आ गया। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, √x + 100। तो x की वैल्यू तो आप 525 ले आए और प्लस 100 करेंगे तो मिला करके आ जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि 25 होता है। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, हालांकि पेन फ्री होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ये D ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन दे रखा, सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है कितनी, सिलेंडर की हाइट आपकी दे रखी है 14 सेंटीमीटर।
सरफेस सी एस ए दे रहा, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए जो होता है सिलेंडर का जो सी एस ए होता है वो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये वैल्यू दे रखी है 2 पाई आर एच की 264। अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें नहीं पता है और एच हमें पता है 14, तो ये है 264। अगर यहाँ से कैंसिल कर दें, 7 2 जा और 2 2 जा 4 इंटू 20 करेंगे तो 88। तो 88 इंटू आर की वैल्यू है 264। और 264 को जब 88 उधर जाके डिवाइड करेगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 3। 88 3 या 264 होता है। आर निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7। आर निकालें, आर का स्क्वायर करेंगे 9, 9 हो जाएगा। और एच की वैल्यू निकालनी है। एच कितना निकालें? आपने दे रखा 14। सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। 7 से करेंगे 2 आ जाएगा। 18 इंटू 22, लास्ट डिजिट आपका 6 आना चाहिए। आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट डिजिट 6 जो है 396 मेरा आंसर हो जाएगा। हालांकि मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं थी। और एक चीज और भी देख सकते हैं, क्योंकि आंसर में देखिए 9 आ रहा है, नीचे 9 7, तो आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल भी होगा। क्या होगा? 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल ये नहीं है 8 1 9 5। 9 का मल्टीपल देखिए ये भी है। तो ये दो मल्टीपल है, 3 2 5 2 7, देखिए 2 1 3 3 6 9 है, तो दो ऑप्शन आ जाते हैं। 9 का मल्टीपल ये भी, 9 का मल्टीपल ये भी, लेकिन लास्ट डिजिट 6 देख करके आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि किसी का लास्ट डिजिट 6 नहीं है सिवाय एक ऑप्शन के। तो लास्ट डिजिट देख करके अगर 1 2 सेकंड आप बचा सकते हैं। हालांकि मल्टीप्लाई बहुत इजी था, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो सी एस दे रखा तो वहां से रेडियस निकाल लेंगे। फिर वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में एच पता है, पाई पता है, और यहाँ से आर निकल आएगा तो पुट करके आसानी से वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो 396 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, क्या म्यूचुअल इक्वेशन कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे आसानी से लग जाएगा। क्या है? एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी बॉयज और गर्ल्स मिला करके जो एवरेज एज दे रखी है, कितनी दे रखी है? 18 ईयर्स। यानी बॉय 18 ईयर्स दे रखी है बॉयज एंड गर्ल्स मिला करके। जो कह रहा है, जिसमें कह रहा है कि इफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज 20, बॉयज की एवरेज एज दे रखा है 20, और गर्ल्स की कितनी दे रखी है? और गर्ल्स की है 15 ईयर्स। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आप देख लीजिए, आसानी से लग जाएगा। ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। 15 में से 18 जाएगा, 3 आएगा रेशियो, और 20 और 18 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। यानी बॉयज और गर्ल्स में जो रेशियो आएगा वो कितने कितने का आ जाएगा? 3:2। तो बोला था कितने परसेंट बॉयज हैं। देखिए टोटल जो रेशियो मिल रहा है 3 + 2 कितने टोटल? 5। और उसमें से बॉयज कितने हैं? 3। तो 3/5 को परसेंटेज में आप डायरेक्ट जानते हैं, अगर नहीं जानते 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, तो 60% मेरा आंसर हो जाएगा। हालांकि 1/5 20% होता है, 3/5 करेंगे 60% आएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो बॉयज है 20, गर्ल्स है 15, टोटल है 18। एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। 15 में से 18 जाएगा 3, 20 18 का डिफरेंस 2, टोटल मिला करके हो रहे हैं 5। 5 में से 3 आपका बॉयज है, तो कितने परसेंट बॉयज हैं? 60%। 3/5 इंटू 100 करके आसानी से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कंटेनर है 60 लीटर, इसमें प्योर मिल्क है। ये कंटेनर आपका जिसमें 60 लीटर आपका प्योर मिल्क है, ये देखिए कंटेनर हो गया आपका, इसमें 60 लीटर आपका प्योर मिल्क है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या किया ए ने? क्या किया, इसमें से 4 लीटर मिल्क को निकाल करके इसमें 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। जब इसमें से 4 लीटर मिल्क निकालेगा तो जाहिर सी बात है 4 लीटर वाटर ऐड करेगा, तो टोटल क्वांटिटी तो आपकी 60 लीटर रहेगी। लेकिन 4 लीटर मिल्क निकल गया तो मिल्क कितना बचेगा? इसमें 56 लीटर मिल्क बचेगा, और 4 लीटर चूंकि पानी ऐड कर दिया है, तो इसमें से 4 लीटर आपका वाटर रहेगा। तो यहां से अगर हम मिल्क और वाटर का रेशियो निकालें कितना आएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 14:1 आएगा। 56 और 4 का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 14:1, क्योंकि रेशियो आप यहाँ पे निकाल लेंगे आसानी से। अब क्या हुआ है,
उसने क्या किया, ही सेल्स दिस मिक्सचर टू बी, बी को उसने बेच दिया, और फिर बी ने क्या किया, इसमें से ये जो आपका था, जो 14:1 का जो मिक्सचर था 60 लीटर, इसमें से बी ने क्या किया, 30 लीटर सेल कर दिया। जब वो 30 लीटर सेल करेगा तो जाहिर सी बात है मिक्सचर कितना बचेगा, आपका 60 लीटर था, 30 लीटर सेल कर देगा तो 30 लीटर मिक्सचर बचेगा। क्या उस 30 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा। कोई भी मिक्सचर में से अगर आप कुछ पी जाते हैं, गिरा देते हैं, उनका रेशियो नहीं बदलता, उनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलती है। इस 30 लीटर वाले मिक्सचर में भी मिल्क और जो वाटर होगा वो 14:1 के रेशियो में ही होगा। अगर मैं कहूं यहाँ पे मिल्क और वाटर की क्वांटिटी जरा बताइए कितनी कितनी होंगी, तो आसानी से निकाल लेंगे। 14 + 1 यानी 15 यूनिट, 15 यूनिट टोटल मिक्सचर है, और दे रखा आपका 30 लीटर। तो 15 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की निकालेंगे 2, तो 14 की निकालेंगे तो 14 × 2 करेंगे तो 28 लीटर आएगा। यानी 28 लीटर आपका मिल्क आएगा। टोटल 30 लीटर है तो वाटर आपका आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक 2 लीटर हो जाएगा। फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया कि 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया है। तो अगर 5 लीटर वाटर और ऐड कर देंगे, मिल्क तो 28 रहेगा, वाटर हो जाएगा, मिल्क तो 28 रहेगा, वाटर 5 + 2 यानी 7 हो जाएगा। तो मिक्सचर के अंदर अगर आप पूछे रेशियो कितना होगा मिल्क और वाटर का, तो 28 और 7 का रेशियो निकालेंगे तो 4:1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 13 क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और आपको एक आइडिया भी लग गया होगा कि आपके CUPP 11 के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, NTA पैटर्न के बेस्ड के पैटर्न पर अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों की हमारी एक ई बुक है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर 300,000+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है। सारे क्वेश्चन NTA के पैटर्न पर ही हैं। जो क्वेश्चन आप खुद देखेंगे जब आप ई बुक को सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में CUPP 11 में आया है, तो आपको हु बहू उसी टाइप के क्वेश्चन सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ से इस ई बुक को लेकर के आप अच्छे से यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक को आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, एग्जाम में क्वेश्चंस कभी छूटे ना, इसके लिए हमने क्या कर रखा है, CUPP आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है हमारी है यहाँ पे, आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 20 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे। वो सारे मॉक आपके NTA के जो के पैटर्न पे बेस्ड हैं। अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चंस को देख करके इस मॉक को तैयार किया गया है। तो यहाँ से इस मॉक से प्रैक्टिस करके आप जो है विद इन टाइम क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर जो है आप जो है कर पाएंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये बेस्ट सीरीज है, बहुत ही अच्छी सीरीज, इसको आप जो टेस्ट सीरीज है इसको आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आप में से जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और बहुत सारे उनके कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए हमारा बैच भी है, इसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सारे मिल जाएंगे। जो लोग बैच को परचेज करेंगे उनको ना तो अलग से मॉक लेने की ज़रूरत है, ना अलग से ई बुक लेने की ज़रूरत है, और उनको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। कहने का मतलब उसको मॉक भी मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएंगी, सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी। क्लासेस को देख करके आप आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे बात समझ में, पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका, साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी ई बुक के थ्रू, और साथ साथ मॉक भी दे सकते हैं। तो आप में से जो जिसको सुटेबल हो आप परचेज कर सकता है, और सारी चीज़ें आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से मिल सकती हैं। और इसके अलावा चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, अभी तो हमने क्वांटिटी क्वेश्चंस कराए हैं, इसके अलावा CUPP 11 के एग्जाम में जो और भी सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चंस पूछे गए हों या हिंदी से जो क्वेश्चंस पूछे गए हों, वो सारे के सारे क्वेश्चन यूट्यूब हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जा करके जो है उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारी चीज़ हमको आपको बतानी थी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो के साथ।